एक सच ने रवि को अंदर तक तोड़ दिया था और उसे लगा था कि वह बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तभी किसी ने रवि का हाथ थामा। पहली नजर से जीवन भर जुड़ने के नातों पर विश्वास है। तुम्हें सूखे पत्तों के पैरों के नीचे उछलते हुए रवि ने पूछा। कड़क कड़क कर पत्तों का टूटना देर तक विचित्र सा लगता रहा। गायत्री को बड़ी बड़ी नीली आंखें उठाकर उसने भाई पत्ती को देखा। क्या तुम्हें विश्वास है? गायत्री ने सोचा। उसके प्रेम में आंकड़ डूब चुका युवा प्रेमी कहेगा, है क्यों नहीं। तभी तो संसार की इतनी लंबी चौड़ी भीड़ में बस तुम मिलते ही इतनी अच्छी लगी कि तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना ही शून्य हो गई। चेहरे पर गुलाबी रंगत लिए वह कितना कुछ सोचती रही उत्तर की प्रतीक्षा में, परंतु जवाब ना मिला। तनिक चौंकी गायत्री। चुप रवि असामान्य से लगा। उसे सारी चुहलबाजी कहीं खो सी गई थी। जैसे हमेशा मस्त बना रहने वाला ऐसा चिंतित सा लगने लगा, मानो पूरे संसार की पीड़ा उसी के मन में आ समाई हो। उसे आप पलक निहारने लगा। एक बारगी तो गायत्री शर्मा गई। मन था जो बराबर वही शब्द सुनना चाह रहा था। सोचने लगी, इतनी मीठी मीठी बातों के लिए क्या रवि का तनाव उपयुक्त है? कहीं कुछ और बात तो नहीं। वो जानती थी कि रवि अपनी माँ से बेहद प्यार करता है। उसी के शब्दों में उसकी माँ ही आज तक उसका आदर्श और सबसे घनिष्ठ मित्र रही है। उसके उजले चरित्र के निर्माण की एक एक सीढ़ी में उसकी माँ का साथ रहा है। एकाएक उसका हाथ पकड़ लिया। गायत्री ने रोक कर वहीं बैठने का आग्रह किया। फिर बोली, क्या माँ अभी तक वापस नहीं आई जो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? क्या बात है? रवि उसका कहना मान वहीं सूखी घास पर बैठ गया। ऐसा लगा मानो अभी रो पड़ेगा। अपनी माँ के वियोग में वो अक्सर इसी तरह अवश्य हो जाया करता है। वह इस सत्य से अपरिचित नहीं थी। ऐसा लगा जैसे बहुत विशाल भवन भर भरा कर गिर गया हो। ना जाने माँ कितना कुछ कहती रही और रोती रही। सारी कथा गायत्री ने कांच की तरह सारी कहानी कानों में चुभने लगी। इसका मतलब है कि इसी वजह से परेशान था रवि, और वो कुछ और ही भाषणबाजी करती रही। उसे समझकर घर ले आ बेटी, सुना घर उसके बिना काटने को दौड़ता है। मुझे उससे समझाना है। माँ आंसू पोंछते हुए बोली। जी। रो पड़ी गायत्री स्वयं भी। सोचने लगी कहाँ खोजेगी उसे। अब बेचारा बड़ा बार बार बुलाता रहा। शायद इस सत्य की पीड़ा को उसे सुनाकर कम करना चाहता होगा, और वो अपनी ही जिद में उसे अनसुनी करती रही। माँ आगे बोली, मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? 2 महीने का था तब रातों को जाग जाग कर उसे सुलाती रही हूँ। कम मेहनत तो नहीं की। अब क्या वो घर ही छोड़ देगा? मैं इतनी बुरी हो गई। वे आपसे बहुत प्यार करते हैं माँ जी। उन्हें ये बताया ही किसने? क्या जरूरत थी? ये सच कहने की पुरानी तस्वीरें सामने पड़ गई। बेटी पिता के साथ अपनी माँ की तस्वीरें दिखी तो उसने पिता से पूछ लिया, आपके साथ ये औरत कौन है? ये बात संभाल नहीं पाए, झट से बोल पड़े, तुम्हारी माँ है। बहुत रोया। तब ये बता रहे थे, बार बार यही कहता रहा। आपने बताया क्यों? यही कह देते कि आपकी पहली पत्नी थी। ये क्यों कहा कि मेरी माँ भी थी? अब जो हो गया सो हो गया। बेटी इस तरह घर क्यों छोड़ दिया उसने? जरा सोचो। पूछो उससे कि किसी तरह भावी सास को विदा तो कर दिया।
गायत्री ने, परंतु मन में भीतर कहीं दूर तक अपराध बोध सालने लगा। कैसी पागल है वो, और स्वार्थी भी, जो अपना प्रेमी तलाशती रही उस इंसान में जो अपना विश्वास टूट जाने पर उसके पास आया था। रवि ने गर्दन हिला दी। इनकार में माँ के पास नहीं जाऊंगा। माँ के पास तो कभी नहीं। इसकी वजह क्या है? मुझे समझाओ, क्यों नहीं जाओगे उनके पास? क्या महसूस होता है उनके पास जाने से? एकाएक स्वयं ही उसकी बाह सहला दी। गायत्री ने निरीह असहाय बालक सा वो अवरुद्ध कंठ और डबडबाए नेत्रों से उसे निहारने लगा। तुम्हें 2 महीने का छोड़ा था तुम्हारी माँ ने, उसके बाद इन्होंने ही पाला है ना। तुम तो इन्हें अपना सर्वस्व मानते रहे हो। तुम ही कहते थे ना, तुम्हारी माँ जैसी माँ किसी की भी नहीं है। जब वो सच सामने आ ही गया है तो उससे मुंह छिपाने का क्या अर्थ? वर्तमान को भूत में क्यों मिला रहे हो? अब तुम्हारा कर्तव्य शुरू होता है। रवि, उन्हें अपनी सेवा से अभिभूत करना होगा। कल उन्होंने तुम्हें तन मन से चाहा, आज तुम चाहो। जब तुम निस्सहाय थे उन्होंने तुम्हें गोद में ले लिया था। आज तुम ये प्रमाणित करो कि सौतेला शब्द गाली नहीं है। ये सदा गाली जैसा नहीं होता। बीमार माँ को अपना सहारा दो। रवि, सच को उसके स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सीखो। उससे मुंह मत छिपाओ। माँ इतना अधिक क्यों चाहती रही? गायत्री, मेरे मन में सदा यही भाव जागता रहा कि वे सिर्फ मेरी है। छोटे भाई बहन को भी उनके समीप नहीं फटकने दिया। माँ ने कभी विरोध नहीं किया। ऐसा क्यों गायत्री? कभी तो मुझे परे धकेलती, कभी तो कहती कुछ। रवि फिर भावुक होने लगा। हो सकता है वे स्वाभाविक रूप में ही तुम्हें ज्यादा स्नेह देती रही हो। तुम सदा से शांत रहने वाले इंसान रहे हो। उद्दंड होते तो जरूर डांटती, किंतु बिना वजह तुम्हें परे क्यों ढकेल देती? गायत्री, मैं इतना बड़ा सच सह नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसा लगता है पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई हो। क्या हो गया है तुम्हें? इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? कुछ ऐसी स्थिति चली आई, शायद उसका यही इलाज भी था। स्नेह से गायत्री ने स्वयं ही अपने समीप खींच लिया। रवि को कोमल बाहुपाश में बांध लिया। भर्राए स्वर में गीला भी किया। रवि ने यही सब सुनाने तुम्हारे पास भी तो गया था। सोचा था कि तुमसे अच्छी कोई और मित्र कहाँ होगी। तुमने सुना नहीं, मैं कितने दिन इधर उधर भटकता रहा। मैं कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं पाता। माँ के पास चलो, आओ मेरे साथ। मैं जानती हूँ उन्हीं के पास जाने को छटपटा रहे हो। चलो उठो। रवि चुप रहा। भावी पत्नी की आंखों में कुछ ढूंढने लगा। गायत्री तनिक गुस्से से बोली, जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता है। ये जरा सा सच नहीं सह पा रहे तो बड़े बड़े सच कैसे सहोगे? आओ मेरे साथ चलो। रवि खामोशी से उसे घूरता रहा। जा देखो, आज तुम्हारी माँ इतनी मजबूर हो गई है कि मेरे सामने हाथ जोड़े हैं। उन्होंने तुम्हें समझने के लिए मुझे बुला भेजा है। तुम तो जानते हो हम लोगों में शादी से पहले एक दूसरे के घर नहीं जाते, परंतु मुझे बुलाया है उन्होंने तुम्हें समझाने के लिए। अपनी माँ का और मेरा मान रखना होगा। तुम्हें मेरे साथ अपनी माँ और भाई बहन से मिलना होगा और बड़ा भाई बनकर उनसे बात करनी होगी। उठो रवि, चलो। चलो ना, अपने अस्तित्व में समाये बालक समान सुबकते भावी पति को कितनी देर सहलाती रही।
गायत्री आंचल से कई बार चेहरा भी पोंछा। रवि उधेड़-बुन में था। बोला, माँ मेरे पास क्यों नहीं आती? क्यों नहीं मुझे बुलाती? वे मैं तुम्हारी माँ है। तुम उनके बेटे हो। वे क्यों आए तुम्हारे पास? तुम स्वयं ही उठे रूठे हो। स्वयं ही मानना होगा। तुम्हें पिताजी माँ को मेरे कमरे में नहीं आने देना चाहते। मुझे पता है, मैंने उन्हें माँ को रोकते सुना है। ठीक ही तो कर रहे हैं। उनकी भी पत्नी के मान सम्मान का प्रश्न है। तुम उनके बच्चे हो तो बच्चे ही क्यों नहीं बनते? क्या ये जरूरी है कि सदा तुम ही अपना अधिकार प्रमाणित करते रहो? क्या उन्हें हक नहीं है? बड़ी मुश्किल से गायत्री ने उसे अपने शरीर से अलग किया। प्रथम स्पर्श से मधुर अनुभूतियां एक अलग ही वातावरण और उलझे हुए वार्तालाप की भेंट चढ़ चुकी थी। ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार उसे छुआ है। साधिकार उसका मस्तक चूम लिया। गायत्री पूरी तरह आश्रित हो। वह धीरे से उठा। तुम भी साथ चलोगी ना? हाँ, वह तनिक मुस्कुरा दी। फिर उसका हाथ पकड़ सचमुच वह बीमार माँ के समीप चला आया। आश्वस्त और कमजोर माँ को बाहों में बांध जोर जोर से रोने लगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाया करो। उसे गोद में लेकर चूमते हुए माँ रोने लगी। छोटी बहन और भाई शायद इस नई कहानी से पूरी तरह टूट से गए थे, परंतु अब फिर जुड़ गए थे। बड़े भाई ने माँ पर सदा से ही ज्यादा अधिकार रखा था। इसकी उन्हें आदत थी। अब सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तुम कहीं खो सी गई थी माँ। कहाँ चली गई थी, बोलो? पुत्र के प्रश्न पर माँ धीरे से समझाने लगी। देखो रवि, सामने गायत्री खड़ी है, क्या सोचेगी? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे लिए भी बड़ा हो गया है। क्या नहीं रे? स्नेह से माँ उसका माथा चूमने लगी। आजा बेटी मेरे पास। आज माँ ने गायत्री को पास बुलाया और स्नेह से गले लगा लिया। छोटा बेटा और बेटी भी माँ की गोद में सिमट आए। पिताजी चश्मा उतार कर आंखें पोंछने लगे। गायत्री बारी बारी से सबका मुंह देखने लगी। वह सोच रही थी, क्या शादी के बाद वह इस माँ के स्नेह के प्रति कभी उदासीन हो पाएगी? क्या पति का स्नेह बढ़ते देख ईर्ष्या का भाव मन में लाएगी? शायद नहीं, कभी नहीं।